शाह के आरोपों पर सीएम गहलोत का पलटवार। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने उदयपुर में आयोजित सभा में सीएम अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इस सरकार ने दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के मामले में विशेष अदालत का गठन किया होता तो दोषी को अभी तक फांसी मिल गई होती। वहीं सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, परंतु आज उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो किया वह एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। समस्तीपुर में बागमती नदी में बढ़ा जल स्तर। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण समस्तीपुर से गुजरने वाली बागमती नदी के जल स्तर काफी बढ़ गया है। इससे कल्याणपुर प्रखंड में नदी के कटाव से लोग दहशत में हैं। इस प्रखंड के नामापुर के पास बागमती नदी में अब कटाव शुरू होने लगा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नदी में हो रहे कटाव को रोकने के लिए फ्लड कंट्रोल द्वारा फ्लड फाइटिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। कटाव को रोकने के लिए वनडाल बनाया जा रहा है, लेकिन बागमती की धार के सामने वनडाल टिक नहीं पा रहा है। पीके ने कांग्रेस को दिया ज्ञान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पदयात्रा कई दिनों से स्थगित है। हालांकि वो लगातार बयान जारी कर अलग अलग पार्टियों पर हमला कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साधा था, तो अब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला है। शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कहा कि आज कांग्रेस बिहार में कहीं नहीं है और ना कोई नेता जमीन पर दिखता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में मिली जीत को कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत के तौर पर ना देखे। दिल्ली एलजी का नौकरियों को लेकर बड़ा दावा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 849 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाकर सभी अभ्यर्थियों के चेहरे भी काफी प्रसन्नता से दिखाई दिए और उपराज्यपाल की तरफ से भी उन्होंने बधाई दी। इस मौके पर दिल्ली उपराज्यपाल ने कहा कि अब तक बीते एक साल में 17,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ में आगे भी अलग अलग विभागों में नियुक्तियां होंगी। दिल्ली पुलिस में भी आगे आने वाले समय में नियुक्ति की जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है। जुलाई को अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे सीएम। अध्यादेश को लेकर केंद्र के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रही आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ पार्टी मुख्यालय पर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। इसके बाद फिर 5 जुलाई को सभी 70 विधानसभाओं में इसे जलाया जाएगा। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक दिल्ली के हर गली मोहल्ले में इस अध्यादेश को जलाया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि सातों उपाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के हर इलाके में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएं। मैंने बनाया था दिल्ली में शिक्षा क्रांति का ड्राफ्ट। अन्ना आंदोलन के बाद लोगों के सामने कई क्रांतिकारी चेहरे उभर कर सामने आए थे। इनमें से एक चेहरा कुमार विश्वास का भी था, जो अक्सर इशारों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में एक बार कुमार विश्वास ने बिना किसी राजनेता का नाम लिए दिल्ली सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, मैं शिक्षा योजना को लेकर बहुत सालों से काम कर रहा था। मूलतः 2011-12 में मैंने सोचना शुरू किया था और 2014-15 में सरकार बनी तो जो तथाकथित शिक्षा का इतना बड़ा वितंडा खड़ा हुआ, इसका शुरुआती ड्राफ्ट मैंने ही बनाया। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई 12वीं पास व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में इतना कुछ और इतना बड़ा सोचेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री रही विजयलक्ष्मी साधो की बहन प्रमिला साधो शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गईं। शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अमृतपाल की भूख हड़ताल को लेकर बोले ज्ञानी हरप्रीत सिंह। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथी डिब्रूगढ़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर ने उनके भूख हड़ताल पर बैठने का खुलासा किया है।
किरणदीप कौर ने यह भी कहा कि उन्हें जेल के खाने में तंबाकू मिलाकर दिया जा रहा है। खाने में तंबाकू को लेकर तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने निंदा की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए जेल में बंद गुरसिखों को दाल सब्जी में तंबाकू देना असहनीय बताया है। जेजेपी के गढ़ में बीजेपी की रैली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां कर रही है। वहीं जेजेपी भी 2 जुलाई से प्रदेश में रैलियां करने वाली है। आज हिसार के बरवाला में भी बीजेपी गौरवशाली भारत रैली का आयोजन कर रही है। जेजेपी के गढ़ में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इन दिनों गठबंधन को लेकर बयानबाजी भी चरम पर है। हिसार से सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह लगातार जेजेपी पर हमला बोल रहे हैं। जिस उचाना सीट की दावेदारी को लेकर गठबंधन के बीच टकराव शुरू हुआ था, उसको लेकर भी यह रैली काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मुंबई लोकल ट्रेन में महिला के साथ यौन उत्पीड़न। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में 24 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 23 जून की रात को पश्चिमी रेलवे के चर्नी रोड और ग्रांट रोड रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। पीड़िता चर्नी रोड स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी और जैसे ही ट्रेन ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पहुंची, तब एक अज्ञात व्यक्ति डिब्बे में चढ़ गया और महिला को अश्लील इशारे करने लगा। इसके बाद आरोपी ने अश्लील शब्द कहा और मौके से भाग गया। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर निशाना। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी उनके पिता शरद पवार और अजित पवार को ग्रसित है। सुले का यह बयान 2019 में अल्पावधि की सरकार बनाने को लेकर मौजूदा समय में दोनों पार्टियों के बीच छिड़े वाक युद्ध के बीच आया है। वाराणसी से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी के पास ना तो राज्य और ना ही देश के लिए दृष्टिकोण है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुले ने कहा कि मैं इस बात से खुश हूं कि केंद्र और राज्य की राजनीति मेरे पिता और भाई के इर्द गिर्द घूमती है। टीएस सिंह देव ने बताया जीत का फॉर्मूला। छत्तीसगढ़ में 2018 में पहले जय और वीरू की जोड़ी ने प्रदेश में खूब सुर्खियां बटोरी और सरकार बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। तो इधर डिप्टी सीएम बनने के बाद काका और बाबा की जोड़ी ने एक बार फिर एक साथ होकर चुनाव लड़ने की हवा दे दी है, लेकिन इसे डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में काका और बाबा की जोड़ी नहीं चलेगी। जहां प्रदेश में 23,000 पोलिंग बूथ हैं, कहां कहां काका और बाबा जाएंगे। सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी हम प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को काका तो टीएस सिंह देव को बाबा कहा जाता है। ईडी का अधिकारी बता व्यापारी से लूटे 2 करोड़। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ईडी की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में हलचल मची हुई है। ईडी ने कई अधिकारी, कारोबारी और शराब घोटाले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में समय समय पर देखने को मिलती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर ठग बड़े व्यापारियों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला दुर्ग से आया है, जहां 5 शातिर ठग ईडी का अधिकारी बनकर एक व्यापारी के पास पहुंचे और 2 करोड़ नकदी लेकर फरार हो गए। झारखंड की नदियों में दिखा यमुना जैसा सफेद झाग। झारखंड के जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्णरेखा नदी की नाले से भी बदतर हालत हो गई है। यहाँ दिल्ली की यमुना नदी जैसा झाग देखने को मिला। साथ ही नदी का पानी इतना विषैला और झाग वाला हो गया कि सारी मछलियां छटपटाकर पानी से बाहर भागने लगी और तड़प तड़प कर मरने लगी। वहीं 10 दिन पहले साकची जुबली पार्क के जयंती सरोवर के तालाब में भी ऐसी हजारों मछलियां मरी पाई गई थीं। वहीं इस घटना के बाद से नदी से मछली पकड़ने वालों और नदी को देखने वालों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी में लगातार झाग बन रहा है और सारी मछलियां तड़प तड़प कर मर रही हैं। यूसीसी मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी करने के बाद एक बार फिर इस पर बहस छिड़ गई है। अन्य पार्टियां बीजेपी पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगा रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आजकल यह लोग समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इस तरफ सोचना चाहिए। ये देश विविधता से भरा है, जिसमें हर मजहब,
जुबान बोलने वाले लोग रहते हैं। मुसलमानों का अपना शरीयत कानून है जिस पर उनको नजर रखनी चाहिए। वो इस पर सोचे कि उनके इस कदम उठाने से कहीं कोई तूफान ना आ जाए। बलूचिस्तान की जेल से आतंकी समेत 17 कैदी फरार। पाकिस्तान जब ईद उल अजहा का जश्न मना रहा था, तभी बलूचिस्तान में नमाज के दौरान जेल से 17 कैदी भाग गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार कैदी बलूचिस्तान की चमन जेल से फरार हुए। घटना को लेकर बलूचिस्तान जेल महानिरीक्षक मलिक शुजा कासी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब गुरुवार को जेल के अंदर खुली जगह पर ईद की नमाज अदा की जा रही थी। इसी दौरान भागने की पहले से योजना बना चुके कैदियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। कासी ने बताया कि जब उन्हें ईद की नमाज के लिए उनकी बैरक से बाहर निकाला गया तो उन्होंने पुलिस गार्डों पर हिंसक हमले कर दिए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूरोपियन देश ने ड्यूटी पर हिजाब क्रॉस पहनने पर लगाई रोक। डच सरकार ने न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने के लिए ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों के लिए हिजाब, ईसाई क्रॉस, यहूदी यरमुल्क और अन्य धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डच सरकार का कहना है कि इस नए कानून की वजह से वर्दी को लेकर जनता के मन में समान भावना आएगी। ब्रिटिश दैनिक द टाइम्स के अनुसार डच न्याय मंत्री डिलन येसेलगोज ने सांसदों को लिखे एक पत्र में कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म या विश्वास को लेकर दी जाने वाली अभिव्यक्ति वर्दी में अधिकारियों के लिए सही बात है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और जरूरत पड़ने पर बल का भी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किए जाते हैं। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई भाषा बोलने पर पाबंदी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने फैसलों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन वो अपने देशवासियों के लिए नए नए फरमान लागू करता रहता है। अब किम जोंग उन ने अपने देश के लोगों को दक्षिण कोरिया की भाषा बोलने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया में जो भी व्यक्ति दक्षिण कोरिया की भाषा बोलते हुए मिलता है उसे मौत तक की सजा दी जा सकती है। तानाशाह ने ऐसा फरमान जारी किया है। PMLN के नेता ने नवाज शरीफ के लौटने का दिया संकेत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक वरिष्ठ नेता ने आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ की वापसी का गुरुवार को संकेत दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पहले लंदन में पाकिस्तान से 8 घंटे दूर थे और अब दुबई में बस 2.5 घंटे ही दूर हैं। PMLN प्रमुख नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी के बीच आगामी चुनावी गठजोड़ पर सहमति के लिए दुबई में हाल में हुई बैठक का जिक्र करते हुए वरिष्ठ PMLN और संघीय मंत्री मियां जावेद लतीफ ने कहा कि जब नवाज शरीफ लौटेंगे तब देश की तरक्की होगी। फ्रांस की सड़कों पर युद्ध जैसे हालात। फ्रांस में एक युवक की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी देश में हो रहे बवाल की निंदा की है। फ्रांस में विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए लगभग 40,000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इस सब के बीच घटना की 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बवाल जारी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।